हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए सारे प्रश्न नेक्स्ट लेवल के हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। एक भी प्रश्न अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों यही ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न को देखना है। इस वीडियो में तो मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उनके आंसर्स भी बताऊंगा, लेकिन आगे भी मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा और वही प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में कूदेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड का सम्राट। तो सबको पता होगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्सिले क्या है। तो मार्सिले दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे। तो दोस्तों फ्रांस में कुल तीन श्रेणी यानी कि तीन स्टेट के लोग रहते थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट। और जो तृतीय स्टेट वाले लोग थे वे कर अदा करते थे। ठीक है, तृतीय स्टेट वालों के लोग ही कर अदा करते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था, टोल्स्टॉय था, स्टालिन था या फिर गोर्की था। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लेनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक समाजवाद है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। कोई भी एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीप। ठीक है, जो स्थलीय भाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, और जो एक ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे तट कहते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तट, प्रायद्वीप और द्वीप। इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में तो आप डेफिनेटली सही आंसर देकर आएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, सातवां प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मई के प्रारंभ में होता है, जून के प्रारंभ में होता है, जुलाई के प्रारंभ में होता है या फिर अगस्त के प्रारंभ में होता है। तो आई होप आपको पता होगा भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है आपका केरल। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी। 1951 में बनी थी, 1952 में बनी थी, 1953 में बनी थी या फिर 1954 ईस्वी में बनी थी। तो दोस्तों आपको पता होगा 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए दोस्तों किसका होना आवश्यक है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, सरकार, चुनाव, अधिकारों या फिर राष्ट्रपति। लोकतंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रपति नहीं, अधिकारों का होना आवश्यक है। ठीक है, अधिकारों का होना
लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अब आपका क्या कहता है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया, अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। इन्हें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, तभी आप परीक्षा में इनके आंसर्स लिख पाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फर्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार को देश का प्राचीनतम भूभाग क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार को देश का प्राचीनतम भूभाग क्यों मानते हैं, यही आपको लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है यह गोंडवाना भूमि का एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। अब गोंडवाना भूमि क्या है, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा। तो गोंडवाना भूमि दोस्तों प्राचीन विशाल महाद्वीप, प्राचीन यानी कि पुराना, विशाल महाद्वीप पैंजिया सबसे पुराना, मतलब सबसे पुराना नहीं लेकिन पुराना महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया, जो पैंजिया महाद्वीप है यह इसका दक्षिणतम भाग है। ठीक है, कौन, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके खिसकने से ही अस्तित्व में आया है। ओके, इसलिए इसे भारत का प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं, अर्थात इनमें पूरे वर्ष जल प्रवाहित रहता है। ठीक है, पूरे वर्ष इसमें जल प्रवाहित होता रहता है, यानी कि ये नदियां 12मासी नदियां होती हैं। जितनी भी हिमालय से निकलती हैं सारी नदियां 12मासी नदियां होती हैं। और हिमालय की नदियों की धारा सबसे लंबी अर्थात उद्गम से लेकर समुद्र तक होती है। उद्गम मतलब जहाँ से ये नदी निकलती है। हिमालय की नदियों की धारा सबसे लंबी अर्थात उद्गम से लेकर समुद्र तक होती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पर्वतों में से ये नदियाँ पर्वतों में से महाखड्ड बनाती हुई निकलती हैं तथा समुचित विकसित डेल्टा बनाती हैं। ओके, समुचित विकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आपके परीक्षा में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के आर्थिक व सामाजिक कारण क्या थे, उन कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इससे देखिए कैसे करना है आपको। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आ सके। अधिकांश महिलाएं तृतीय स्टेट से संबंधित थीं। ये सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल एवं सब्जियां बेचती थीं। अधिकतर महिलाएं अशिक्षित थीं। कुलीनों तथा धनी व्यक्तियों की बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ाई कर सकती थीं। महिलाओं की मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम होती थी। फ्रांसीसी संविधान ने महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया। इन्होंने अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए महिला क्लब की स्थापना की। इस समय लगभग 60 महिला क्लब अस्तित्व में थे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये तो एक डेमो वीडियो था आपके लिए। आने वाले वीडियोस में दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो
101% आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने कुल 13 प्रश्न इस वीडियो में खल्लास किया है, ठीक है। तो इन 13 प्रश्न को तैयार करके आना है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग तैयार कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को, हो सके तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी बार आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चंस के आंसर याद होते चले जाएंगे और आप एग्जाम में कहीं पर भी नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, याद करते रहना है क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए दोस्तों, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।